नमस्कार दोस्तों आज मैं अपने बेटे विभव सिंह के साथ हूँ जो आईआईटी रुड़की से केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो अभी इंटर्नशिप के लिए बेंगलोर गए थे, तो वहाँ से ये अभी विशाखापट्टनम आए हैं। तो मेरे बहुत सारे दोस्त अपने बच्चों के साथ मेरे बेटे से मिलना चाहते थे, इससे प्रश्न पूछना चाहते थे आईआईटी के प्रिपरेशन के बारे में। कैसे पढ़ाई करें, कितने घंटे पढ़ाई करें, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाई करें। मुझसे भी पूछते रहते हैं कि आप अपने बच्चे को कैसे गाइड किए। तो मैं बोला कि यार सबसे मिलाना तो पॉसिबल नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो ही बना देता हूँ और अपने जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का चेंज इंडिया, उस प्लेटफॉर्म पे डाल देंगे। तो प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं बेटा। एक कैजुअल इंटरव्यू होगा, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं। तो बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी भाषा में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विभव है और मैं आईआईटी रुड़की केमिकल थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ। अभी फोर्थ ईयर में जाने वाला हूँ। तो मैं जब बैंगलोर से इंटर्न करके आया तो मेरे पापा मेरे को बोल रहे थे कि उनको मेरे साथ एक वीडियो बनाना है इस सीरीज़ के लिए, जो मतलब बाकी स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा कि कैसे आईआईटी या वगैरह एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने हूँ। हाँ तो बेटा नेक्स्ट आप ये बताइए कि आपका स्कूलिंग कैसे हुआ, मतलब अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड से आईआईटी रुड़की तक जो आपका जर्नी है, स्कूलिंग वाला जर्नी, उस बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। जी, तो स्कूलिंग की बात की जाए तो मैं बचपन से विशाखापट्टनम में रहा हूँ, तो सारी स्कूलिंग यहीं पे हुई है। और सबसे पहले मैंने डीएवी स्कूल से शुरू किया था और फिर वहाँ पे मैंने 5th क्लास तक पढ़ा, बेसिक स्कूलिंग वहीं पे हुई। और उसके बाद 6th क्लास में मैंने श्री चैतन्य स्कूल में शिफ्ट किया, क्योंकि वहाँ पे मेरे पेरेंट्स को लगा कि कंपटीशन अच्छा होगा और तैयारी अच्छी होगी, जो भी आगे जाके एग्ज़ाम्स लिखने रहेंगे। तो 10th तक मैंने वहीं पे पढ़ा और अच्छे रिज़ल्ट्स आए। तो मतलब बेसिक फील्ड वहाँ पे सेट हो गया था। उसके बाद 11th-12th में श्री वेंकटेश्वरा कोचिंग काफ़ी फेमस हो रहा था कि अच्छे रैंक्स ला रहे हैं आईआईटी जेई में। तो वहाँ पे हमने शिफ्ट किया, वहाँ पे 2 साल कोचिंग हुई और फिर 2 साल बाद मैंने एडवांस का एग्ज़ाम दिया और अच्छी रिज़ल्ट आई थी। तो जो रिज़ल्ट था, जो रैंक था, उसके बेसिस पे मेरे को बेस्ट कॉलेज और ब्रांच मिला के आईआईटी रुड़की में केमिकल इंजीनियरिंग मिला। तो पढ़ाई के अलावा आपका हॉबीज क्या क्या है, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या करने में आपको इंटरेस्ट है? पढ़ाई के अलावा हॉबीज़ देखा जाए तो मैं बचपन से यहाँ मतलब एक नेवी कॉलोनी में रहता हूँ। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा खेला जाता है, बहुत सारे बच्चे हैं आसपास में। तो बचपन से ही मैं पापा के साथ भी क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेलता था, बैडमिंटन भी। तो गेम्स खेलना, आउटडोर गेम्स खेलना हो गया। और एज़ ऑफ रिसेंट बात किया जाए तो मूवीज़ भी काफ़ी देखने लगा हूँ। 12th तक तो मैं नहीं देखता था क्योंकि टाइम उतना नहीं मिलता था। फिर भी पापा के साथ भी कुछ देखे हैं? हाँ, लाइक कोई मिल गया, मुझे याद है सब पिक्चर, तो वो सब भी देखे हैं हम लोग साथ हाँ, में। मतलब पहले फ़ोन पे उतना नहीं देखा जा पाता था क्योंकि उस टाइम पे नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह का ज़माना नहीं था, वो बहुत रिसेंटली आया है। तो अब तो मतलब काफ़ी कंटेंट अवेलेबल है ओटीटीज़ पे, तो वहाँ पे देख लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अपने बेटे को कितने घंटे पढ़ने के लिए बोले, खासकर स्टूडेंट भी जानना चाहते हैं कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए आईआईटी या नीट का प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? कितने घंटे पढ़ाई करना है एक्चुअली मेरे हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो अच्छा से पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप 12 घंटा पढ़ रहे हैं पर मतलब आपके सामने बुक रखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं 12 घंटा पढ़े पर आपके दिमाग में कुछ नहीं गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप उसी चीज़ को अगर 3 घंटे में अच्छे से मन लगा के पढ़ें और अगर सारी चीज़ ग्रास्प कर लेते हैं तो उतना काफ़ी है। क्योंकि मैं अभी जैसे आईआईटी में पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पे हम स्टूडेंट्स मतलब उतना कुछ पढ़ते नहीं हैं। जब ऐसे एंड एग्ज़ाम आता है या मिड एग्ज़ाम आता है तो उससे 1-2 दिन पहले भी अगर हम दिन भर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम एग्ज़ाम दे पाते हैं। और एग्ज़ाम आप ये मत मानिए कि बहुत आसान या मीडियम लेवल का होता है। आईआईटी वाले जो इंटर्म करवाते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे करवाते हैं, तो उसको देना भी मुश्किल बात है। हाँ तो बेटा मेरा नेक्स्ट सवाल यह है कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग में, मतलब 4 से 5 या 3 बजे उठकर अगर हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे पिताजी भी मानते थे। मेरे पिताजी तो मुझे जबरदस्ती सुबह में उठा देते थे जब मुझे नींद लगती थी। और उस समय भी मैं सोचता था कि यार अगर मैं कभी पापा बना तो मैं क्या अपने बच्चे को इस तरह से जबरदस्ती पढ़ाऊंगा क्या? तो मेरे अंदर से होता था कि नहीं, मैं इस तरह से अपने बच्चे के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो तुम्हारी ऐसी क्या सोच है, क्योंकि तुमको भी मैं जबरदस्ती कभी इस तरह से पढ़ाया नहीं और
मुझे याद है कि सुबह में एक दिन ही मैं मम्मी के कहने पर जगा के पढ़ाया था। वो केमिस्ट्री का कुछ क्लास मतलब सब्जेक्ट था, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वाला, वो तुमको भी याद होगा, और तुम नींद में ऐसे जमाई लेते हुए पढ़ रहे थे, तो तुमको अच्छा नहीं लगा और मैं फिर मन में सोच लिया, जो कि 9th या 10th क्लास में थे। फिर मैं सोचा कि नहीं, मतलब 10th क्लास तक मैंने कभी सुबह में इसको उठा के पढ़ाया ही नहीं, और ना ही उसके बाद कभी दोबारा पढ़ाया, चाहे वो आईटी का प्रिपरेशन करने के लिए हो, चाहे कुछ भी। तो मेरी तो ये समझ है कि बच्चे को जब पढ़ने में मन लगे उसी समय वो पढ़े, ना कि सुबह का 3 बजे उठ के पढ़ रहा है या रात में 10 बजे से पढ़ते हुए सुबह 5 बजे तक पढ़ रहा है। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। तो आप अपना एक्सपीरियंस बता दो इस बारे में। जी, तो आपने सही बोला कि टाइम उतना मायने नहीं रखता है कि कब हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा मायने ये रखता है कि आपको कब चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से। तो अगर सुबह में उठ के आप पढ़ा रहे हो और बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगा रहा है, उसको नींद आ रही है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चा कुछ समझ भी नहीं पाएगा, ऐसे ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है बेटा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम टेबल बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं कि मैं इस तरह से पढ़ाई करूँगा, फिजिक्स इस टाइम पे पढ़ूंगा, फिजिक्स का ये चैप्टर ऐसे पढ़ूंगा, केमिस्ट्री ऐसे पढ़ूंगा, मैथ, मतलब उनका एक टाइम टेबल, या सुबह 8 बजे पढ़ूंगा ये, 10 बजे ये, रात में 1 बजे, ऐसा ऐसा कुछ टाइम टेबल बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। मतलब पढ़ाई में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं जितना कि वो टाइम टेबल बनाने में इंटरेस्ट लेते हैं। और मुझे याद आता है खान सर का एक जोक्स, जिसमें वो बोलते हैं कि मछली अगर टाइम टेबल बना के समुद्र में तैरे तो तैरना सीख पाएगी क्या? और मुझे बहुत अच्छा लगता है खान सर का वो डायलॉग। तो मैं समझता हूँ, जैसा कि खान सर भी बोलते हैं, कि स्टूडेंट को टाइम टेबल बनाने की क्या जरूरत है भैया। उसको जब मन लग रहा है पढ़ने में, जब उसको तैरने का मन कर रहा है, मछली की भाषा में बोले तो, जब उसको तैरने का मन कर रहा है तब तैर ले, जब उसको मन कर रहा है फिजिक्स पढ़ने का उस समय फिजिक्स पढ़ ले, जब मन कर रहा है अगर सोशल स्टडीज, जो कि आईआईटी में नहीं पढ़ने की जरूरत है, लेकिन कोई आईएएस का तैयारी कर रहा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़े, जो कुछ भी। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि टाइम टेबल शेड्यूल बनाना, मैं इस टाइम पे पढ़ाई करूंगा, ये सब्जेक्ट पढ़ाई करूंगा, ये सब कितना इंपॉर्टेंट है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आप अपना विचार दे सकते हैं। जी, तो मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनाना ज़रूरी तो है। मतलब अगर आप टाइम टेबल नहीं बनाते हो और अगर आप एक सिंसियर चाइल्ड नहीं हो तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है पढ़ना, क्योंकि आज के ज़माने में तो डिस्ट्रैक्शंस और बढ़ गए हैं। मेरे ज़माने में पबजी वगैरह गेम्स तक नहीं थे, अब तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, इंस्टाग्राम वगैरह काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। तो एक बच्चा दिन भर वही करते रह जाएगा अगर वो एक प्रॉपर टाइम टेबल ना बनाया तो टाइम टेबल बनाना मेरे हिसाब से एटलीस्ट जेईई के लिए तो ज़रूरी है कि आप मतलब टाइम टेबल बनाने पे टाइम दीजिए, पर ज़्यादा मत दीजिए। आधे घंटे में आप एक ऐसा टाइम टेबल बनाइए जो आप अगले 1 महीने या 2 महीने तक उसको फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि आप रोज़-रोज़ अपना टाइम टेबल बदल रहे हैं। और जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं अपने टाइम टेबल में, इंश्योर करिए कि आप उसको निभा रहे हैं। और अगर आप गलती से अगर कुछ मिस हो गया, अगर आप उस टाइम पे नहीं पढ़ पाए, तो इतनी चिंता की बात नहीं है। आप फिर आगे अगर आप कुछ लीजियर अपने लिए रखे होंगे तो एडजस्ट कर सकते हैं, डे वाइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। पर एक बेसिक चीज़ बना लीजिए, जी हाँ, मैं 8 बजे उठूँगा, 8 से 9 मैं ऐसे फ्रेश अप होऊँगा, 9 बजे से मैं पढ़ना शुरू करूँगा, 9 से 10 फिर पढ़ूँगा, 15 मिनट का ब्रेक जो भी है, फिर 1-1 घंटा पढ़ूँगा। ऐसे एक टाइम टेबल बनाना ज़रूरी तो होता है। हाँ बेटा, मेरा अगला सवाल यह है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम ऐसे चीज़ों को याद कर रहे हैं, या पढ़ाई में कितना हमको मेमोराइज करने की ज़रूरत है, चीज़ों को माइंड में रखने की ज़रूरत है, कितनी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि आईआईटी, मेडिकल, इस तरह के जो भी डॉक्टर इंजीनियरिंग का फील्ड है, उस फील्ड में अंडरस्टैंडिंग का जो रोल है, हमारा इंटेलिजेंस का जो रोल है, चीज़ों को लॉजिकली बाय रीजनिंग समझने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ की आईआईटी और मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि आईएएस और इस तरह की जो भी सब्जेक्ट हैं, जहाँ पे हमको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हिस्ट्री, सोशल, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह के सब्जेक्ट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमको चीज़ों को याद रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं शायद बेटे से अभी पूछूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बताओ, तो शायद कुछ ना बता पाए, क्योंकि मुश्किल है। तो इस बारे में आप अपना विचार दे दो कि पैरोट रीडिंग कितना मायने रखता है, और चीज़ों को याद करके समझ के उसको दिमाग में रखना, या बार बार अगर फॉर्मूला भी अगर हमको याद करना है तो उससे बार बार हमको प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज जो सिर्फ रट्टा मार के आप चाहेंगे कि याद कर ले, तो वो आईआईटी में काम नहीं आएगा, ना ही मेडिकल फील्ड में काम आने वाला है। तो आप अपना कमेंट दीजिए। जी, तो जो आप रट्टा मारना मीन कर रहे हैं, मैं मानता हूँ कि
मतलब अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप में दोनों बराबर होना पड़ेगा, कैपेबिलिटी जो है रट्टा मारने का और चीज़ें समझने का भी। हर फील्ड में मैंने देखा है कि रट्टा मारना और चीज़ें समझना इक्वली मायने रखता है। अभी जो मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ उसमें अराउंड मैं पर सेमेस्टर 5-6 सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ, जिसमें 4 सब्जेक्ट अराउंड 3-4 सब्जेक्ट समझ के मैं एग्ज़ाम दे सकता हूँ। मतलब उसमें ज़्यादा रट्टा मारना ज़रूरत नहीं पड़ता है, फार्मूलाज होते हैं उनको तो याद करना ही पड़ेगा, पर उनको याद करने का भी एक सिंपल सा टेक्निक है कि आप उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का तो फिर आपकी गलती है। फिर एक ही केस है, आप फार्मूला सीधा सीधा रट्टा मार लीजिए अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और बाकी 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली रट्टा मारना रहता है। उसमें फैक्ट्स होते हैं, डेट्स होते हैं, आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। जैसे जेईई के कोचिंग के टाइम भी केमिस्ट्री हो गया, तो उसमें केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री होता है और फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री तो आप फार्मूला से कर सकते हैं, आपके पास एक फार्मूला है उसमें आपको वैल्यूज डालने हैं। पर इनऑर्गेनिक की बात हो गई, जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो एक बहुत इनफेमस चैप्टर है हमारे स्टूडेंट्स के बीच में। हम मानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ना या याद रखना एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें सिर्फ फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। तो ऐसी चीज़ों को फिर कुछ लोग होते हैं जिनको रट्टा मारना पसंद है, उनसे वो आराम से रट्टा भी मार लेते हैं, पर फिर शायद वो एनालिटिकल चीज़ों में थोड़े वीक हों। अगर आप दोनों में स्ट्रांग हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने बेटे के विचारों से सहमत हूँ। मेमोरी का भी बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि मैं अपने ऑफिस का काम का एग्जाम्पल थोड़ा सा दूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे सीनियर मुझसे पूछ लेते हैं किसी फाइल के बारे में, किसी ऑर्डर के बारे में, किसी फंड के बारे में, तो मुझे बोलना पड़ता है कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सिस्टम देख के बताता हूँ या फाइल देख के बताता हूँ। तो उस समय मुझे एम्बैरेस भी फील होता है और मैं मानता हूँ कि मेरी जो मेमोरी है थोड़ी शॉर्ट है, मुझे ज़्यादा दिनों तक की बात याद नहीं रहती है। तो मेरा नेक्स्ट सवाल अपने बेटे से है कि चूंकि मैं समझता हूँ कि आईएएस में काफ़ी सारी चीज़ों को हमको याद करना पड़ता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को ले लीजिए तो किस अनुच्छेद में क्या है, बहुत मुश्किल होता है। मैंने ऐसे ही कुछ कोशिश किया है, मैंने तो आईएएस का तैयारी नहीं किया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा याद समझना चाहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अम्बेडकर साहब ने क्या लिखा है, वो मतलब जो सभापति कमेटी ये सब जो होता है उन्होंने क्या हमारे संविधान में लिखा है, थोड़ा पढ़ना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए, जिससे हमारा देश चलता है, समाज चलता है, जो नियम कानून है थोड़ा सा समझें। तो मैं इंटरेस्ट नहीं ले पाता हूँ, इतने सारे नियम कानून ठीक है, पढ़ना ठीक है, उसको समझ लेना भी ठीक है, लेकिन किस अनुच्छेद में क्या है, 14वां आर्टिकल क्या है, 370 क्या है, आईपीसी क्या है, मुझे नहीं याद होता है। तो मेरा बेटे से यही सवाल है कि अगर कोई आईएएस बनता है तो उसके लिए इन सभी चीजों को याद करना काफी जरूरी है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। चाहे ज्योग्राफी को ले लीजिए, चाहे जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो, चाहे गौतम बुद्ध का उपदेश क्या क्या है, उस उपदेश से कोई सवाल पूछ देगा, या गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए, उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, उनके मतलब जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उस दिन को क्या कहा जाता है। इस तरह के गजब गजब के क्वेश्चन बने हुए हैं। जबकि मुझे धर्म में, अध्यात्म में काफी इंटरेस्ट है, लेकिन मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ इन चीजों को याद करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। गौतम बुद्ध ने क्या समझाया उस चीज को मुझे समझने में इंटरेस्ट है, और मैं अपने बेटे से भी यही चाहूंगा कि इन सब चीजों को, पूरी अध्यात्म को, पूरी स्पिरिचुअलिटी को हमको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हमको समझने की जरूरत है कि गौतम बुद्ध आखिर क्या बताना चाहते थे, चाहे श्री कृष्ण क्या बताना चाहते थे, चाहे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हो, चाहे ये लोग भी, बेसिकली ये लोग क्या चाहते थे कि हमारा देश विकास करे, सबको समानता का अधिकार मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, सब शिक्षित हो, जैसा कि मोदी जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो मैं तो समझता हूँ कि जबकि मुझे पॉलिटिक्स में ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसा समझता हूँ कि हमारे संविधान के जो निर्माता लोग हैं वो यही चाहते थे कि सबका साथ मिलकर सबका विकास करें। तो मैं अपने बेटे से ये जानना चाहूंगा कि क्या उसे आईएएस बनने में कोई इंटरेस्ट होगा, क्या कल जाके वो इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, उसकी तैयारी करेंगे? क्योंकि मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मेरा कोई प्रेशर नहीं है कि आप आईएएस बनो, लेकिन आपके मन में क्या है उस बारे में थोड़ा बताइए। जी, तो आईएएस बनने की बात है तो मेरे को अभी पर्सनली ऐसे कोई मोटिवेशन नहीं है एज ऑफ नाउ कि मैं आईएएस बनूं। और इस बात की रीज़न ये भी है क्योंकि मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा अभी तक कुछ रिसर्च नहीं किया है। जब मैं 11th क्लास में जेईई की
प्रिपरेशन शुरू किया था, तो उस टाइम पे मैंने शुरू में देखा था कि हाँ मेरे को ये सारे सब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी, और मेरे को 10th क्लास तक जो चीज़ मैं पढ़ा था उन चीज़ों से सिमिलर लगे थे, तो मैंने किया। और अब मैं केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, 4th ईयर में जाने वाला हूँ। तो 4th ईयर तक करने के बाद मैं शायद देखूँ कि मतलब IAS में क्या करना रहेगा। अभी मेरा बस मोटिवेशन ये रहेगा कि मैं इंजीनियरिंग 4th ईयर अपना केमिकल का कर लूँ, साथ में मेरे प्लेसमेंट्स होने वाले हैं इस ईयर, तो उस पर ही मेरा फोकस रहेगा और मैं चाहूँगा कि एक अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाऊँ। और अगर उसके बाद मेरा मन किया आगे कुछ करने का, तो ऑब्वियसली मैं फिर देखूँगा कि उसमें क्या चीज़ें करने रहेंगे, और अगर मुझे सही लगे तो मैं IAS की तैयारी करूँगा। और जहाँ तक याद करने की बात है, तो मेरे हिसाब से अगर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, ज्योग्राफी या हिस्ट्री हो, तो याद करना तो ज़रूरी होता है, पर बात इंटरेस्ट की भी आ जाती है कि मेरे को जैसे ज्योग्राफी के बहुत सारी चीज़ पता है, पर मैंने उनको कभी ऐसे याद करने की कोशिश नहीं की। मैं ऐसे बस कभी कहीं पे कुछ पढ़ लेता हूँ, देख लेता हूँ, मैप्स देख लेता हूँ, या फिर मूवीज़ के थ्रू ही आपको पता चल जाता है कि इस चीज़ में, यहाँ इस लोकेशन में ये हो रहा है, ये वो हो रहा है। तो उन चीज़ों से भी आप काफ़ी ज्ञान ले लेते हो, और अगर आपको इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में तो आपको याद भी रह जाता है। पर सिर्फ इनसे आपकी IAS की तैयारी तो नहीं होगी, आपको ऑब्वियसली सारी चीज़ें पढ़ने पड़ेंगे, एक प्रॉपर मेथड होता है।